हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय का दूसरा जो अध्याय है, आम्ल, क्षार तथा लवण। आम्ल, क्षार तथा लवण, इसके विषय में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें आम्ल, क्षार और लवण के प्रकृति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसको परीक्षण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उनके कुछ रासायनिक गुणधर्म के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ये देखे थे उदासीनीकरण क्रिया। उसमें उदासीनीकरण क्रिया के विषय में लोगों ने पढ़ा था। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या? उदासीनीकरण जब अम्ल व क्षार आपस में अक्रिया करें जल तथा लवण का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण इस क्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में अक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया का नाम हम लोगों ने उदासीनीकरण किया। क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों उदासीन हो जाते हैं, लवण बन जाता है। तो अम्ल की अम्लता खत्म हो जाती है और क्षार की क्षारकता दोनों समाप्त होकर के वो न्यूट्रल होते हैं। इसलिए इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 जल का निर्माण करता है। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या है? सोडियम क्लोराइड, यह है जल, हाइड्रोजन अम्ल। तो इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया। इसी तरह और भी कुछ रासायनिक गुणधर्म हैं अम्ल और क्षार। जैसे अम्ल, दूसरा ये मान लीजिए धातु के साथ अक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण मुक्त करते हैं। इसका क्रिया है
धात प्लस अम्ल, यहां बनेगा लवण। किसका? धात का। और फिर हाइड्रोजन गैस, ये मुक्त हो चुका। धात और अम्ल अक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। किसी भी तरह का धात हो, अगर उसे कोई अम्ल अक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और लवण का निर्माण होगा। लेकिन इसी में एक अपवाद भी कुछ है, जो कि धातु के साथ अम्ल न क्षार के साथ भी अक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्राक्साइड NaO प्लस जेड, ये क्या बनाता है? Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक, ये है। यहां पर NaOH क्या है? क्षार। और जिंक क्या है? क्षार और धातु क्रिया करके जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं। ये सोडियम जिंकेट एक साल्ट है और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये जली विलयन होता है। फिर यहाँ पर भी ये सॉलिड स्टेट में और ये गैसीय होता है। तो ये इस जो प्रकृति है अम्ल की, वो क्षार भी वही प्रकृति शो कर रहा है, कभी कभी इस अपवाद स्वरूप अक्रिया के रूप। अगला हम लोग है तीसरा, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अक्रिया, कार्बोनेट के साथ अम्ल अक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे ही हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, उस स्थिति में वो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है, ये है लिक्विड, क्या? विलयन।
जब यह क्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaC, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद H2O, जल। उसके बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल। तो जैसे ही एसिड कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, साल्ट NaCl, H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होती है। जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब ये HCl के साथ क्रिया करता है तो यहां पर भी साल्ट टू NaCl जलीय विलयन है, प्लस H2O प्लस CO2 गैस का निर्माण करते हैं। तो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब जब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन या बुझे चूने के साथ बुझे चूने में प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। CaOH12 प्लस CO2, ये एक्यूस विलयन है, ये गैस है। ये आगे चल के बनाएगा CaCO3 प्लस H2O, लिक्विड, और ये विलयन। इसी कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा हम लोग CO2 प्रोवाइड करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। मतलब CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaHCO3।
21। तो ये जलीय विलयन का निर्माण करते हैं। तो ये थे कुछ रासायनिक गुणधर्म अम्ल के, क्षार के। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अम्ल की प्रबलता या क्षार की प्रबलता कैसे पहचानते हैं या कैसे नापते हैं। अम्ल की प्रबलता, जिसे है HC। जैसे हम पानी लेते हैं, और यहां पर यहां से आप ये आपने कोई लिख लिया, यहां पर ये दो बिरगिट आपने इलेक्ट्रोड सेट किया और इन दोनों को यहां पर कोई बैटरी लगा दिया और बीच में कोई परिपथ आपने रख दिया, लोड लगा दिया। उसके बाद जैसे ये जल में ऐसे रखेंगे, आपको इसमें से कोई करंट प्रवाहित नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें HCl या कोई भी अम्ल डाल, जैसे ही इसमें अम्ल डालते हैं हम देखते हैं कि इस पूरे परिपथ में करंट प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब जब तक ये शुद्ध जल था तब तक इसमें आवेश को प्रवाहित करने ले जाने के लिए हमारे पास कोई आयन उपस्थित नहीं था। जैसे हमने HCl को डाला, वहां पर H+ और Cl- दो आयन मिले, जो कि आवेश को या चार्ज को परिवहन करने के लिए उपयुक्त। इसी तरह और एसिडों को, जैसे हम लोग एसिड को डालते हैं, यहाँ पर आयनीकृत होकर के हमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलते हैं, जिससे कि धारा प्रवाहित होती है। इससे ये साबित होता है कि जितने भी अम्ल हैं वो सारे के सारे H हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते। अब अगर हम जैसे ही किसी अम्ल को इसमें डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। अब जितने ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, वो एसिड उतना ज्यादा से ज्यादा प्रबल होगा। और क्षार के लिए क्या होती है, जैसे NaOH, जब इसका आयनाइजेशन होता है, इसको जल में डालते हैं तो ये हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, OH-। तो विघटित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, क्षार हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोवाइड करता है। और इसी कारण है कि जैसे ही अम्ल ये OH+ Na+, ये हाइड्रॉक्सिल आयन है H+ तथा Cl-। अब देखिए, जैसे ही हम इस दोनों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्राइड क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन का निर्माण करता है, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड हाइड्रॉक्सिल आयन और सोडियम आयन का निर्माण करता है। इसमें हाइड्रॉक्सिल आयन नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। तो ये आयन आपस में अक्रिया करके हाइड्रोजन और OH आयन अक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, और सोडियम और क्लोरीन आयन
क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, NaCl। इसीलिए जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और लवण NaCl हो गया, H2O जल के रूप में उत्पाद होता है। और लवण और अम्ल और क्षार की प्रबलता नापने के लिए जितने ही हाइड्रोजन आयन की एक्सिस होगी, जितने ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है जो एसिड, वो उतना प्रबल होता है। और हाइड्रॉक्सिल आयन जितना प्रोड्यूस कर सकता है वो उतना प्रबल क्षार होता है। तो अम्ल की अम्लता हाइड्रोजन आयन और क्षार की क्षारकता हाइड्रॉक्सिल आयन पर निर्भर करती है। इस अम्ल की अम्लता को नापने के लिए हम लोगों ने एक स्केल बनाया है जिसे कहते हैं pH स्केल। pH स्केल pH स्केल का मान 0 से लेकर 14 नंबर तक होता है। यहां पर क्या होता है, सबसे मध्य में 7। इस pH स्केल क्या बताता है, हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ती है। जैसे ही जैसे आप pH स्केल 0 से 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। और जैसे 0 की तरफ आएंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता घटती जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी। इसका मतलब कि जैसे ही आप 7 pH स्केल पर रखते हैं तो वहां पर हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन आयन दोनों की कंसंट्रेशन सांद्रता बराबर होती है। तो उस स्थिति में वो पदार्थ है लिक्विड क्या होगा, उदासीन। और इस 7 के बाहर जैसे ही आगे ज्यादा जाएंगे, वहां पर हाइड्रॉक्सिल OH मान आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए इधर हो जाएगा क्या, क्षारीय। और जैसे ही 7 से कम होगा, इधर हो जाएगा अम्लीय। और सबसे प्रबल अम्ल कब होगा, जब pH मान 0। और सबसे प्रबल क्षार कब होगा, जब से pH मान 14 होगा। तो इस pH स्केल पर हम जितने भी पदार्थ हैं उसके अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं pH स्केल के मान। जैसे अगर किसी भी पदार्थ का या किसी भी विलयन का pH वैल्यू 1.5, 1.5, इसका मतलब क्या है, ये 7 से कम है। इसका मतलब ये जो भी पदार्थ होगा वो अम्लीय। अगर किसी पदार्थ, ये मान लीजिए A था, कोई पदार्थ B है जिसका pH मान 8, तो क्या है, इसका pH मान 7 से ज्यादा हो गया। और जैसे ही ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, क्षारीय। जैसे किसी माने को जाती है और उसकी pH मान है 7.5, 7.5, तो ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा, लेकिन ये दुर्बल क्षार होगा, सबसे कमजोर था, तो ये क्षारीय होगा। इसी तरह अगर ये हो जाता है 6.5, तो क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल हो जाता है। अम्लीय प्रकृति का है लेकिन दुर्बल। तो ये था pH स्केल के आधार पर हम पदार्थों की अम्लता और क्षारकता का निर्धारण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं। उदाहरण के लिए जठर रस का pH मान, उसके बाद
नींबू के रस का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीज का पीएच, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच। अब देखिए शुद्ध जल, तो जल शुद्ध अगर है तो न वो अम्लीय होता है न वो क्षारीय, उदासीन। और उदासीन होने के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ये क्या होता है? प्रबल क्षार, और प्रबल क्षारों का पीएच मान होता है सबसे ज्यादा 14। इसके बाद जठर का, इसका पीएच मान होता है 1.2। नींबू का, इसका पीएच होता है 2.0। जो आंत में रक्त का स्राव, जो लिक्विड का स्राव होता है जठर रस का, उसका पीएच मान 1.5 होता है। वो प्रबल क्षारीय, सॉरी अम्लीय होता है, और उसका पीएच मान 1.5। मिल्क ऑफ मैग्नीज, इसका पीएच मान 10। तो अगर हम पीएच स्केल के आधार पर देखें तो ये दोनों क्या हैं? अम्लीय। और ये दोनों क्या हैं? क्षारीय। और शुद्ध जल क्या है? ये उदासीन है, क्योंकि इसका पीएच स्केल 7 है। और जठर रस तथा नींबू का जो पीएच स्केल है, सॉरी पीएच मान है, वो 7 से कम है, इसलिए वो सारे पदार्थ अम्लीय हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीज तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच स्केल मान 10 और 14 है, जो कि 7 से ज्यादा है, इसलिए ये क्षारीय। तो इस तरह अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान दिया हुआ है तो हम ये बात बता सकते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पदार्थ की अम्लता का निर्धारण पीएच स्केल के आधार पर हम लोग करते हैं। तो हमारे पास कुछ और एसिड हैं जिनका के रासायनिक नाम और साधारण नाम दोनों अलग अलग होते हैं। उनके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिरका, ये भी एक तरह का अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल। दूसरा है संतरा, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। इमली, टार्टरी, अम्ल। टमाटर, आगजैली अम्ल। दही, लैक्टिक, नींबू, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। चींटी
का डंग, इसमें होता है मैथेनेज अम्ल। तो ये कुछ एसिड हैं जिनका उपयोग की जैविक क्रियाओं में होता है या सजीवों के लिए लाभदायक है, सजीव इनका उपयोग करते हैं। जैसे सिरका होता है, ये एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक तथा चींटी का डंग में मेथनोइक अम्ल। ये कुछ ऐसे साधारण अम्ल थे जिनका उपयोग जैविक क्रियाओं में किया जाता है। अगले दिन हम लोग व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाले तमाम तरह के अम्ल तथा उनसे उपयोगी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले दिन इससे आगे हम लोग इस अध्याय में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।